एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि अगर फिफ्थ शेड्यूल जो है वो हमारे उत्तराखंड में लागू पहले भी था जी। लेकिन बाद में हट गया है। वो अगर वो लागू हो जाता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर वो चीज़ फिफ्थ शेड्यूल उत्तराखंड में लागू हो जाए तो जो हमारी ये पलायन की समस्या है या ये रोजगार की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आया। जी। दिल्ली में या शहरों में रह रहे हैं तो उनको भी अपनी भाषा का उतना ज्ञान नहीं है। इसी नमस्कार। हमारे देश को आंदोलनों का देश भी कहा जाता है और आज भी ऐसे बहुत से राज्य देश में हैं जहाँ पर अलग अलग आंदोलनों की बात हो रही है। तो इन्हीं में से एक आंदोलन की अभी उत्तराखंड में बात चल रही है, वो है फिफ्थ शेड्यूल। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच में जो शख्सियतें हैं वो दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी अध्यक्षता में बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं जिनकी बात हम आज करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है हरदीप कंडारी जी। सभी को मेरा नमस्कार और चेंजिंग क्वेस्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम सादर नमस्कार पहला। अच्छा, आइए बात शुरू करते हैं। तो जब बात उत्तराखंड की होती है तो लगभग 24 वर्ष बीत चुके हैं और एक अलग राज्य की जब मांग उठी थी, आप भी उस टाइम पे युवा रहे हो और आपने हो सकता है हिस्सेदारी निभाई हो अपनी। कहाँ गलती हो गई जो आज उत्तराखंड इतना पिछड़ रहा है? कई कारण ये है कि सबसे पहले जो वहाँ पे हमारा वो एक बोलते वहाँ पे पहाड़ एक कहावत चलती है कि भाई पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आया जी। उसके लिए सबसे पहले हमारे पलायन बहुत ही जिम्मेदार होता है क्योंकि बेरोजगारी की वजह से पलायन होता है वहाँ पे। अब आप देखिए दिनेश जी, हम इस दिल्ली महानगर में रह रहे हैं, यहाँ की क्या हालत आपको पता है जी। अगर सपोज वहाँ पे हमको भी रोजगार के साधन होते तो हम जो स्वर्ग जैसा हमारा उत्तराखंड है हम उसको छोड़ के क्यों आते दिल्ली। तो मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में सरकार को कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई हम पलायन को कैसे रोके, वहाँ पे रोजगार का सृजन कैसे करें। अब जब आप पलायन की जब आप बात करते हैं तो एक बड़े स्केल पे बात ये भी उठती है कि जो समृद्ध समाज है या जो समृद्ध वर्ग है जो अच्छा काम कर रहा है दिल्ली एनसीआर में या किसी भी महानगर में, उन्होंने क्या उसके लिए इनिशिएटिव लिए हैं जो रिवर्स पलायन हो, जिससे अब मान लो पहाड़ खाली हो गए तो आप खुद भी एक बड़ी संस्था के अध्यक्ष हैं। जी जी। आप लोगों ने खुद क्या इसके लिए मुहिम चलाई? हम बात तो कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के इसके बारे में, लेकिन आपने खुद क्या इसके लिए मुहिम चलाई? दिनेश जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी इधर श्याम यादव जो संस्था है हमारी उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल है, हम एक अपने उत्तराखंड के बच्चों में एक जन चेतना का प्रभाव कर रहे हैं जी। उनको अपने उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी संस्था है कई काम करती है, जैसे हम यहाँ पे ये जनवरी को उत्तरायणी मकरनी का त्योहार मनाते हैं और उसमें हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई हमारी उत्तराखंड के क्या रीति रिवाज है और कैसे परंपराएं हैं, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये दिशा में चलता है। और साथ में फिर थोड़ा जैसे हम आगे चले तो हम यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में मिलके ये गढ़वाली कुमानी के कक्षाएं लगाते हैं। जो खासकर बच्चे देखो, जब से हमारा पलायन उत्तराखंड से हुआ है तो हम अब हमारे बच्चे दिल्ली में या शहरों में रह रहे हैं तो उनको भी अपनी भाषा का उतना ज्ञान नहीं है। इसी के बारे में हमारी संस्था ने निश्चय लिया था और एक हमने एक मुहिम शुरू की थी गढ़वाली कुमानी बोली भाषा की, ताकि हमारे बच्चों को अपने उत्तराखंड के प्रति जो हमारा बोली भाषा है उसके प्रति उनका रुझान बढ़े और ये जरूरी भी था। और बाकी जो रही हमारे में ये उत्तराखंड के बाद कह रहा हूँ मैं आपसे, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हम पलायन पे कर रहे थे भी, पलायन पे कर रहे थे कि और पलायन का जो मेन कारण है वो है वहाँ का बेरोजगार। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे रोजगार होता तो शायद हम भी दिल्ली या किसी और महासागर नगर में नहीं आते, वहाँ पे हम कुछ रोजगार करते। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बारे में कम से कम सरकार को थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि उत्तराखंड का जो आदमी है उसको कैसे उत्तराखंड में रोका जाए, इसके लिए मजबूत और सार्थक पहल करनी चाहिए। इसमें क्या लगता है कि जो उत्तराखंड में हमारे चाहे विधायक हो, सांसद हो, किसी पार्टी के हो, जो भी सीट पर बैठे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है
उनकी पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए, या जो दिल्ली में आप जैसे अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए? देखिए दिनेश जी, अब जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। जो हम लोग यहाँ प्रदेश में बसे हो, जो यहाँ पे हमने अपने उत्तराखंड के संगठन बना रखे हैं, जितने भी संगठन सारे सब भी लोग उत्तराखंड के विषय में सोचते हैं और उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो भी चीज योजना बनानी होगी या कुछ भी लागू करना होगा तो सरकार के हाथ में। हम सारी संस्थाएं क्या करते हैं कि जो हमें उत्तराखंड में हमें चाहिए था उसके लिए हम वो करें। जैसे कि भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे भू कानून या फिफ्थ शेड्यूल लागू करने की बात चल रही है, तो ये भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि अगर फिफ्थ शेड्यूल जो है वो हमारे उत्तराखंड में लागू पहले भी था लेकिन बाद में हट गया है। वो अगर वो लागू हो जाता है तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर वो चीज फिफ्थ शेड्यूल उत्तराखंड में लागू हो जाए तो जो हमारी ये पलायन की समस्या है या इरोजन समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। मुझे बताइए, जैसे आप फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन उत्तराखंड में मूल निवास या 1950 से पहले का जो भू कानून है, इन चीजों को लेकर के भी आंदोलन कर रहे हैं। आपने इसमें फिफ्थ शेड्यूल को चुना है, तो आपको लगता है कि फिफ्थ शेड्यूल के आने से सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएंगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए दिनेश जी, अब सारी बातें कवर हो या हो, पहली मेन बात यह है कि फिफ्थ शेड्यूल को हमें लागू करवाना है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम उत्तराखंड एकता मंच जो आजकल हम इसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं, और आप सब लोग जैसे मीडिया में या फेसबुक में व्हाट्सएप में आपको मैसेज भी आते होंगे, तो उत्तराखंड एकता मंच के साथ हमें कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और फिफ्थ शेड्यूल की मांग को लेकर हम बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। और इसके लिए हमने वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे 22 दिसंबर को एक संसद भी लगाई थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। तो अब उत्तराखंड में बात करें हम जल जंगल जमीन की, वो अधिकार अगर वहाँ के मूल निवासियों के हाथ में आ जाए या उनके मिल जाए तो इससे ज्यादा बेहतर क्या होता है। उससे हमारा जो वहाँ पे लोगों का वो है रुझान वो बढ़ेगा। और सब जैसे हम भी यहाँ पे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं बाहर नगर में रह रहे हैं, तो उस जगह से कुछ हम भी अपनी घर वापसी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वापसी की आप बात करें तो आप चलिए, आप मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से मुझे पता है कि वहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर लोकतंत्र विकास के जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ आप अपना काम भी देखते हैं और साथ में सामाजिक आंदोलन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो इनमें आप सामंजस्य या तालमेल कैसे बिठाते हैं और क्या क्या आपकी चुनौतियां होती हैं? देखो दिनेश जी, चुनौतियां तो बहुत होती हैं। अब हम मैं खुद अपनी बात करूं कि अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं और हम बात उत्तराखंड करते हैं, तो अब कई लोग भी बोलते हैं यार कि दिल्ली में बैठ के सब लोग उत्तराखंड की बात करते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि उनको भी उत्तराखंड आना चाहिए। मानता हूँ, मैं सब बात को मानता हूँ, जाना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अब आज की रोजी रोटी भी कुछ होती है। हम भी अपने टाइम पे भाई रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तराखंड से बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी हम किस हालत में है वो हमें पता ना। अगर ऐसे हालत नहीं होती तो हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल में वही बात है। और हम उत्तराखंड में भी यही सोचते कि यार ऐसे मतलब क्या किया जाए कि उत्तराखंड जैसे हम आए वैसे कोई और अप्लाई न करे, कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे रहे। अब आपने देखा होगा प्लान से क्या हो गया कि बहुत सारे गांव खाली हो गए और वहाँ पे बाहर के लोग बस चुके हैं। मेरे ख्याल से आता बिजनेस जो है बाहर के लोगों ने अपना लिया है। क्यों अपने उन्होंने कि वहाँ पे उनको खाली जगह मिल गई है। अब जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या कई अन्य शहरों में रह रहे हैं, उनकी जमीन खाली है। अब कुछ एक मन में बोल रहे यार कि थोड़ा सा एक पैसा का लालच से बोल सकते हो कि उनको अपनी जमीन किराए में दे रहे हैं या घर किराए में दे रहे हैं, किसी और मजबूरी में। हाँ, तो उनसे भी काफी फर्क पड़ा है। अब बाहर के लोग व्यवसाय वहाँ पे कर रहे हैं, हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं, तो ये बड़ी वो है। लेकिन अब इसमें सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा हमें। उसके लिए अपने उत्तराखंड के लिए कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी ये अपने उत्तराखंड संस्थाएं हैं, चल रहा है इसमें विचार चले, हल भी चले भाई उत्तराखंड को कैसे मजबूत किया जाए, उत्तराखंडी लोगों को कैसे मजबूत किया।
अब उत्तराखंड के लोगों को मजबूत करने की आपने अगर बात छेड़ी है, तो मेरे मन में अब एक बात आती है, जैसे दिल्ली में सैकड़ों संस्थाएं हाँ, बनी हुई, हाँ। ठीक है, और उसके बावजूद भी जो दिल्ली की जो मुख्य पार्टी है, चाहे वो कोई भी नेशनल पार्टी हो, उसमें उत्तराखंडी को टिकट्स नहीं मिलती, इतनी नहीं मिलती है, मतलब बहुत एक आधी कभी किसी पार्टी बिल्कुल ने बिल्कुल। दी होगी तो दी होगी। अभी अगर मैं डेटा की बात करूं तो मतलब 1 या आधा % के आसपास टिकट्स मिली होगी आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर भी सामंजस्य से आराम से बैठाया जा सकता है, या आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और अपने आप को एक नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहिए और लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस देनी जी चाहिए? बिल्कुल सही बात है दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दिनेश देखो, उत्तराखंड के लोग तकरीबन सभी जगह में, दिल्ली में कुछ खासकर ज्यादा ही है, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में ज्यादा है। तो एक उत्तराखंड समाज को उठने के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तराखंड को इतनी टिकट दे दी उसमें इलेक्शन में, ये बात सही है, क्योंकि सब लोग या फिर जितनी पॉलिटिक्स पार्टी है, जहाँ तक मैं, ये मेरा अपना निजी विचार है, निजी विचार ये है कि हम लोगों को एक तरह से वोट बैंक समझा जाता है कोई पार्टी के, भाई ये उत्तराखंडी लोग हैं, यहाँ वोट डालेंगे, वहाँ वोट डालेंगे, और वो भी इसलिए समझते हैं कि इसमें हमारी खुद की कमी है। अगर हम जितने भी उत्तराखंडी भाई यहाँ पे हैं, हमको एक दमदार चेहरा चाहिए, और हम जैसे लोगों को ऐसे 2-4 कोई और भाई लोग मिले तो अपनी क्षेत्रीय समस्या को या फिर उत्तराखंड की समस्या को दिल्ली में प्रमुख रूप से रख सके, तो एक विचार बन सकता है। और जब तक राजनीति में उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि दिल्ली या एनसीआर में मतलब कुछ भी कहना बेमानी रहेगा। तो आप अपने आप को एक उत्तराखंड के नेता के तौर पे देखते हैं या दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के नेता के तौर पे? जैसे मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, नेता तो अब भविष्य में क्या होता है वो तो भविष्य की बात छुपी है। जो सवाल आज हम करें भविष्य उनका उत्तर क्या होता है, लेकिन हाँ, उत्तराखंड के लिए अगर ऐसी बात चलती है कि कुछ करना है, अगर मुझे नेता बनना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। करना पड़ेगा भाई, आप लोगों के साथ चाहिए, सभी उत्तराखंड भाइयों के साथ चाहिए, बगैर साथ दिए तो नहीं हो सकता ना, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये तो फिर हवा में तीर चलाने जैसा होगा। जी जी। अब मुझे एक बताइए, जैसे बिखराव भी समाज में कई लोग बात होती है, गढ़वाली वर्सेस कुमाऊनी वर्सेस समथिंग एल्स, इस बिखराव का आप मुख्य क्या कारण देखते हैं और आपके पास क्या प्लान है एक दूरदर्शी व्यक्ति के तौर पर जो पूरे उत्तराखंडी समाज को इकट्ठा करना चाहता है? देखिए दिनेश जी, ये गढ़वाल और कुमाऊं, ये तो जब से अंग्रेजों ने 2 मंडल बनाए ना, इतने भी से मैं समझता हूँ कि ऐसे, लेकिन इतनी बात नहीं, गढ़वाल कुमाऊं भी सारे लोग ऐसे नहीं है। उत्तराखंड के जितने भी लोग होते हैं, आप सबको पता है कि वो दिल से बहुत ही कोमल होते हैं। हाँ, एक अपवाद हो सकता है, कोई बोल होगा भाई गढ़वाल का, एक कुमाऊं का है, लेकिन अधिकतर मैंने नहीं सुना है। फिर भी लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा है, भाई एकता नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन हमें इसके लिए सबसे पहले क्या कहना चाहिए अपने आप को कि ना हम गढ़वाल के ना कुमाऊं पे, हम सबसे पहले उत्तराखंड के, हम सब भाई लोगों एक जैसे हैं वहाँ पे। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव तो फिर हमारी कमी होगी फिर, या अगर हम इकट्ठा भी नहीं होते तो ये नुकसान हमारा ही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे वो गढ़वाल को चाहे कुमाऊं को हो, हम सब एक भाई भाई हैं, कोई किसी से अलग नहीं है और कोई किसी से बढ़ के नहीं, कोई किसी का भी, सब एक समान है जी। तो बाकी तो गढ़ कुमाऊं तो है ही, सब उत्तराखंड के सब अपने भाई है, किसी को बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि जैसे आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं और इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है तो कई लोगों ने आपसे पूछा भी होगा कि फंडिंग कहाँ से आती है आप लोगों के पास, और इतने सामाजिक कामों करने के लिए कई लाख रुपए लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कलेक्शन कैसे करते हैं, क्या इसका जरिया होता है? क्योंकि कई संस्थाओं पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो पैसा खा जाते हैं। बिल्कुल, सामाजिक संस्थान बदनाम है इस चीज। बिल्कुल। तो आप लोग इस चीज को कैसे करते हैं? देखिए दिनेश जी, बात तो सही है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। जैसे कि हमारे संस्था हर साल ये उत्तराखंड का त्योहार मनाती है, पैसा लगता है, लेकिन संस्था के पास कोई आय का साधन नहीं है दिनेश जी, और
हम लोग या जो हमारी जो जितनी पूरी टीम है, हम सब लोग के पास जाते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, अपने उत्तराखंड के बारे में बताते हैं, हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा। तो ये सब लोग आप जैसे लोग दानी दाता है, जो लोग सहायता करते हैं, उन्हीं की वजह से चलता है जी। और मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ उत्तराखंड संस्था के, तो मैं मन से हमेशा यही बोलता हूँ कि जितने भी हमारी उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, इनके पास अपना आय का कोई ऐसा फिक्स साधन नहीं है। जी। हम आप लोगों के सहयोग से ही भी यही कार्य कर पाते हैं, इसलिए आप लोग हमको अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि हम अपने उत्तराखंड के जो रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं, संस्कृति है, धरोहर है, हम उसको आगे बढ़ा सकें। बगैर आप लोगों के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी हमेशा से यही अपील रहती है कि जो भी संस्था ऐसे सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम करती है, आप सब लोग बढ़ चढ़ के उनका साथ जरूर दें। जी। अब जैसे एक किताब का विमोचन करने वाले 2025 में रहबार के नाम से, राइट? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, नहीं जी, ये रहबार जब से ये हमारी संस्था बनी थी, तो ये हम तीसरा संस्करण निकाल रहे हैं इसका, और दूसरा संस्करण 2019 में निकाला था, और पहले इसका तो 14 में हुआ था जी। तो दिनेश जी, इसका निकालने का एक हमारा उद्देश्य ये था कि जब शुरू में हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते थे, तो थोड़ा बिखरी हो गई थी, तो हमारे संस्थापकों के मन में एक बात आई, यार क्यों ना हम एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाए, जितने भी उत्तराखंड के लोग हम या पहाड़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो चाहे कहीं से वो ग्राम से कौन से कोई नहीं रखता, उत्तराखंड का होना चाहिए वैसे, ताकि प्रदेश में किसी भाई को कभी भी कोई दिक्कत है या कोई मुसीबत सामना हो, तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सके, फोन कर सके, भाई मैं इस विपदा हूँ या मेरे पास ये मुश्किल करिए, और हम सारे भाई मिलकर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं जी। और इसका बहुत ही फायदे भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कभी कोई आदमी भी गांव से दिल्ली आता है, तो सपोज कोई एड्रेस पूछता है, भाई बाइक है तो कोई जानता नहीं उसको, तो जिसके पास ये डायरी होगी उसे नाम खोल के देख लेते हैं, हाँ भाई फलानी वहाँ रहता है, तो काफी फायदा होता है। जो आंदोलन आप कर रहे हैं या उत्तराखंड एकता मंच के साथ जुड़ के, या जो फिफ्थ शेड्यूल की बात है, उसमें भी ये किताब आपकी काफी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है और जो भी जितने हमारे कॉन्टेक्ट है, हमने उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, और ये फिफ्थ शेड्यूल की जितनी भी सूचनाएं होती है हम अपने ग्रुप में साझा करेंगे, ताकि ये जो बात है ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंडी भाइयों तक पहुंच सके और वो भी इसमें भाग लें और शामिल हों। ठीक है, आपने बहुत मजा आया आपके साथ बात करके जी। और जाते जाते हम हमारे सभी दर्शकों और उत्तराखंड की जनता के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो। संदेश तो मेरा यही है कि सबसे पहले तो आप जहाँ रहो खुश रहो, मस्त रहो, और अपने उत्तराखंड के बारे में जरूर सोचो कि हमें उत्तराखंड के लिए क्या करना है। अपनी मिट्टी के बारे में जरूर सोचो, अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना है, और जो कुछ आपसे हो सकता है आप जरूर करें अपने उत्तराखंड के लिए। और एक बार फिर आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।